हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इस लेसन में बात करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। मतलब एल्कली मेटल्स जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात कि अल्कली मेटल किस टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो ये आयनिक नेचर के कंपाउंड्स बनाते हैं। क्यों आयनिक नेचर के बनाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि ये अपना जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको लूज कर देते हैं इजीली, क्योंकि इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके M पॉजिटिव मोनोवेलेंट आयन बनाते हैं और इनके सारे कंपाउंड क्या हो जाते हैं? आयनिक हो जाते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स के बारे में। तो ये कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? तो जब अल्कली मेटल को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में कंबस्ट कराया जाता है, मतलब जलाया जाता है, तब ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। तो लिथियम जो होता है Li2O ऑक्साइड्स और कुछ पेरोक्साइड्स देता है। सोडियम पेरोक्साइड और कुछ सुपर ऑक्साइड्स देता है। पोटेशियम और रुबिडियम ओनली सुपर ऑक्साइड्स देते हैं। अब अगर हम इन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो वो मेटल आयन की साइज के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीज़न ये है कि जो लार्ज केटायन होता है वो लार्ज एनायन से स्टेबिलाइज हो जाता है और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी इफेक्ट। अब यहाँ पे लार्ज केटायन कौन है? तो ये जो अल्कली मेटल है ये क्या है? लार्ज केटायन है, क्योंकि मोनोवेलेंट M+ आयन दे रहे हैं, यानी कि ये लार्ज केटायन है। और यहाँ पर लार्ज एनायन कौन हो जाएगा? ये ऑक्साइड्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये लार्ज एनायन हो जाएंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्टेबिलाइज करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो ये ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोलिसिस में चले जाएं, मतलब इनका हाइड्रोलिसिस अगर हम करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड देते हैं। कैसे? जैसे हमने ऑक्साइड लिया है और यहाँ पेरोक्साइड लिया है और यहाँ सुपर ऑक्साइड लिया है, इनका सभी का हमने क्या करवाया? यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवाया है। तो ये क्या दे रहे हैं? ये भी हाइड्रोक्साइड दे रहा है, ये भी हाइड्रोक्साइड दे रहा है और ये भी हाइड्रोक्साइड दे रहा है। अब यहाँ पर अगर हम कलर प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से हमें मिल रहे हैं, मतलब मान लेते हैं यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड, ये हमें ऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से मिल रहे हैं, तो ये ऑक्साइड वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने देखा लैब में क्या होती है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब वाइट पैलेट्स होती है ना उसकी। और एल्किल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लैब में एक बेस के रूप में ही यूज़ करते हैं। क्लियर है? पर अगर हम प्योर ऑक्साइड और पेरोक्साइड्स की बात करें तो वो कलरलेस होते हैं। ठीक है? और सुपर ऑक्साइड्स जो होते हैं वो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इनके हैलाइड कंपाउंड्स के बारे में। तो अल्कली मेटल हैलाइड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्लियर है? अल्कली मेटल हैलाइड मतलब यहाँ पर मेटल है और एक हेलोजन है। हेलोजन कुछ भी हो सकता है। अब ये हेलाइड कैसे बनते हैं, इनके प्रिपरेशन को हम लोग पढ़ते हैं। तो इनको बनाने के लिए क्या करते हैं कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब यहाँ पर हाइड्रो से मतलब एक हाइड्रोजन होगा, हेलिक का मतलब एक हेलोजन होगा, यानी कि HX के साथ हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर हमने हेलोजन के रूप में यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया हुआ है, तो ये सारे HCl हमने लिए हैं। यहाँ पर ये क्या है कि सोडियम ऑक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये सोडियम कार्बोनेट है।
जब हम यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहे हैं, ये NaCl NaCl NaCl, मतलब एल्कली मेटल हेलाइड मिल रहे हैं ना, ये हेलोजन यहाँ जुड़ जा रहा है, मतलब NaCl एल्कली मेटल हेलाइड हमको यहाँ मिल रहे हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर ये देखने को हमको मिलता है जिसमें फ्लोराइड का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका रीज़न ये होगा कि इसकी फ्लोरीन की साइज़ छोटी होती है, तो ये काफ़ी इनकी जो बॉन्ड लेंथ जो होगी वो काफ़ी कम होगी, तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब आगे चलते हैं, वाटर सोल्यूबिलिटी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्लियर होता है। LiF की अगर हम बात करें तो ये लो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, क्योंकि ये हमने पढ़ा हुआ है कि इनकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। मतलब ये कैटायन और ये एनायन एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे और इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी इफेक्ट, और वो इसकी लैटिस एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। CFCl की अगर हम बात करें तो ये लो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये भी मतलब लो सोल्यूबल होते हैं, पर इसका रीज़न ये है कि इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। किनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, इन CS पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस की। इसके कारण ये वाटर में लेस सॉल्यूबल होते हैं। अब हम लोग इनके कुछ सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स की बात करने जा रहे हैं कि मतलब इनके सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड के जो मतलब सॉल्ट बनते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है यहाँ पर ऑक्सो एसिड्स के बारे में। तो देखो हमने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिक एसिड का हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो ग्रुप, और ये तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन, जो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब जो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल सके, तो एसिडिक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड हो और उसी एटम से, जिस एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पर किस एटम से अटैच्ड है, इस कार्बन एटम से, उसी एटम से एक ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सो एसिड्स। तो ये क्या हो गया, ऑक्सो एसिड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहाँ पर एक हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि जब ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। वैसे ही अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और जिस एटम पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है उसी एटम जिस एटम से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी एटम से डायरेक्टली ऑक्सो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक तरह का ऑक्सो एसिड है। अब देखो अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं और फिर क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। क्लियर है, सॉल्ट बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एसिड है और एल्कली मेटल्स एज ए बेस की तरह वर्क करते हैं, और एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सो एसिड्स के सॉल्ट होते हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और थर्मली काफ़ी स्टेबल होते हैं, मतलब हीट के प्रति भी ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। पर अगर हम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें तो ये हाईली स्टेबल होते हैं हीट के प्रति, मतलब कार्बोनेट्स का मतलब CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब यहाँ पर एक H और लग गया और CO3, ये भी हाईली स्टेबल होते हैं हीट के प्रति। अगर हम स्टेबिलिटी, अगर कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें, इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, तो वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है,
बढ़ती जाती है। क्लियर है? तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, जहाँ पर इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।